टैक्स लगाने की। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दें सर दर्शकों को थोड़ा सा। मैं हरिचंद जलमेरिया हूँ, एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और किसान सभा का प्रेसिडेंट भी हूँ। देखिए ना, टैक्स जो है ये किसको लगाना चाहिए। छोटी सी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते जी। इन्होंने क्या किया हुआ है, कोई कहता है कि आप रैना साहब बोलते हैं मैं इतने बैठा है चिंता की करते हो। और रैना साहब क्या है, सारा भौंकता है और क्या है उसके पास, कोई काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, कोई समस्या का हल करता है। एक समस्या का हल किया है जो जम्मू के लिए, मुझे बता दे वो। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के तो सवाल जवाब नहीं देता हूँ। मैं खुद जो है ना एक स्वयं सेवक था, मैं भी उन लोगों से तंग आ गया हूँ। स्वयं सेवक का काम क्या होता है, पाप करना पाप है तो पाप सहना पाप है। वो करता है, वो रोज का 10 पाप करता है। सहन हम लोग में है, वो नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पर्सनल है हर एक की। सरकार ने उसको बनाने के लिए तो कोई योगदान दिया नहीं है। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन टू ओनर राइट दिया है तो वो किस बात का राइट है कि उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी, किस हिसाब से लगाएगी, क्या राइट बनता है इनका। तो हम चाहते हैं कि ये सरासर गलत हो रहा है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी डिस्कशन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, उनके साथ बातचीत होगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, ये क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सभी न्यूज़ वाला ने दिखा दिए, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कोई विद्वान आदमी मिले जिसका वो सही उच्चारण कर सके कि क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स, क्या ये जनता के लिए सही है कि गलत है। कहाँ कहाँ टैक्स दें हम लोग, सुई से लेकर के, मतलब कि जो नीचे से हम जो पहनते हैं उससे लेकर के सिर तक टैक्स देते हैं, फिर और टैक्स। चलिए इनसे बात करते हैं। हमारे सर, आपका सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये एडवोकेट सर हैं, अपना ये परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को कि ये किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेते हैं। सर देखिए, पहला सवाल तो ये है कि टैक्स लगाने की। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दें सर दर्शकों को थोड़ा सा। मैं हरिचंद जलमेरिया हूँ, एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और किसान सभा का प्रेसिडेंट भी हूँ। देखिए ना, टैक्स जो है ये किसको लगाना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में पहले तो ये स्टेट थी, इसको तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और लेजिस्लेचर हमारा कोई नहीं है। कोई भी लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट में जाता है मामला, वहाँ लेजिस्लेशन होती है। यहाँ पर तो क्लर्क बैठाए हुए हैं राज करने के लिए। अब क्लर्कों के पास कहाँ से पावर आ गई टैक्स लगाने की। पहला तो ये है कि दे हैव नो मॉरल अथॉरिटी टू इम्पोज एनी टैक्स। दूसरा सवाल आ गया, ये टैक्स लगा क्या रहे हैं। जो चर्चा अखबारों में है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा रहे हैं, यानी जिसकी प्रॉपर्टी शहर में है, म्यूनिसिपल एरिया में है, उसको टैक्स लगेगा। अब ज़रा इसका विश्लेषण हम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है क्या और उस पर टैक्सेशन क्या है। टैक्सेशन जो है उसके दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी आमदनी पर, और इनडायरेक्ट टैक्स है आप चीज़ों पर टैक्स लगा दो तो इनडायरेक्टली हर कोई टैक्स पेयर हो गया। और हमारे देश में जिन लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करना चाहिए वो तो लाखों करोड़ रुपया बैंकों से, LI से, वहाँ से उधार लेकर के भाग भी गए हैं। दे हैव नॉट बीन कॉट बाय द गवर्नमेंट। और फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करते हैं, जैसे पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया,
वो हर किसी को पे करना है। जो गाड़ी में बैठेगा वो पे करेगा, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा वो पे करेगा। आप आटे पे टैक्स लगा दो, दालों पे लगा दो, उनके रेट बढ़ा दो। सो एवरीबॉडी इज पेइंग दैट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो जिसकी आमदनी ज़्यादा है, अगर उस पर टैक्स लगाओगे तो वो उसकी एक रीजनिंग है कि जिसकी ज़्यादा आमदनी है वो टैक्स पे करेगा। अब जब ये शहर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने लगे हैं, हमें सरकार ये बताए कि क्या लोगों को मकान बनाने में सरकार ने कोई सुविधा दी कि भाई ये हमारे से आप पैसे ले लो और मकान बनाओ। वो और जिन लोगों ने मकान बनाया, अब मैं आपको शहर में तो नहीं है, गांव में दे रहे हैं। गांव में तो टैक्स नहीं लगा रहे ना, ये शहर का मामला है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक आदमी जिसकी 10 लाख रुपया महीने की आमदनी है और वो मकान नहीं बना रहा है, वो किराए के मकान में रह रहा है। और एक आदमी है जिसने कर्जा उठा करके मकान बना लिया और आमदनी उसकी 50,000 रुपये महीने की है। 50,000 रुपये महीने वाला टैक्स देगा और 10 लाख रुपये महीने वाला नहीं देगा, चूँकि वो किराए के मकान में रह रहा है। सो हाउ यू आर। और दूसरा ये कि एक आदमी है, उसके दादे ने मकान बनाया था, उस वक़्त वो उसका दादा कमाता था। आज उसके पोते के पास रोज़गार भी कोई नहीं है, मकान बना हुआ है। सो उस अनएम्प्लॉयड आदमी को टैक्स देना है, अगर नहीं देगा तो एरियर्स होंगे तो गवर्नमेंट मकान ही बेच देगी उसका, तो मालिक तो गवर्नमेंट हो जाएगी। ये इस टैक्सेशन की रेलिवेंस क्या है? जब तक कि आप प्रॉपर लेजिस्लेशन ना करो, जिसमें बहस हो, जिसमें पब्लिक के नुमाइंदे बहस करेंगे, वो अगर कोई टैक्स बनाए और वो जवाबदेह होंगे, जब उन्होंने वोट लेने जाना है तो जवाब देना है। इन बाबुओं ने, इन क्लर्कों ने जवाब तो किसी को देना नहीं है। ये तो बाकी स्टेटों में भी सर हुआ है। ये तो गुंडागर्दी है, प्योरली गुंडागर्दी है। आप हमें बताओ कि रिक्रूटमेंट्स कोई रोज़ हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट निकलती है और बाद में पहले 2 साल तो उसका कोई आता पता नहीं चलता। जब ये प्रोसेस शुरू करते हैं तो पता लगता है कि कंपनी फ्रॉडी आ गई जिसने वो प्रोसेस चलाना था, और लड़के वो सड़कों पे। एडवोकेट साहब, फ्रॉडी की जो बात आपने किया अभी, इसमें मुझे भी थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा कि फ्रॉड तो मेरे को बताओ कहाँ नहीं होता। फ्रॉड तो सबसे ज़्यादा कोर्ट में होता है सर, सबसे ज़्यादा। कोर्ट में फ्रॉड नहीं है, कोर्ट में फ्रॉड के केसेस आते हैं और कोर्ट है। कोर्ट में कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि कोर्ट की एक एक ईंट पैसा मांगती है। जो कोर्ट में जाता है 20 साल 10 30 40 साल तक वो बेचारी, उसके घर प्रॉपर्टी बिक जाता है। तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, कोर्ट का एक प्रोसेस है, जो कानून बने हैं, कानून का एक प्रोसेस है। मसलन क्रिमिनल, आप शायद क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई क्राइम होता है, पुलिस ने कॉग्निजेंस लेना है, उसका चालान पेश करना है कोर्ट में, और उसके बाद पुलिस ने क्या करना है सर? पुलिस तो एक ग्रेजुएट को लेकर के उसको आईओ बना, इन्वेस्टिगेशन अफसर बना देती है। उसको नहीं आता का पता, ना आगे का पता, तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्या देखे सर, लॉ को, कानून को, क्राइम को सुधारने के लिए 3 चीज़ों का बड़ा ज़रूरत है। एक एडवोकेसी का, एक कोर्ट का, एक पुलिस का। वो तो हिंदुस्तान में है नहीं। जैसे 302 रख लिया आपने, 302 में अगर उसने आरी से काट दिया, फट मार दिया, चाहे उसने गोली मार दिया, तो 302 ही है। लेकिन इन एडिशन अगर बाकी कंट्री में देखा जाए, उसके पास 302 के 10 धाराएं हैं, जिस धारा में। तो सर इसको कौन आगे टेकअप करेगा? आपने देखो, कानून पढ़ा नहीं है, सुना है कानून के बारे में, नहीं पढ़ा नहीं, इसीलिए तो सर। अरे इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी आदमी की मौत होती है, हर मौत में 302 नहीं लगता है। हर मौत जो है इस एक वर्ड है जिसको हम मैंसरिया बोलते हैं, यानी इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। जब तक इंटेंशन नहीं है क्राइम करने की, तो वो क्राइम माना नहीं जाता। मसलन
एक गाड़ी जा रही है और अनइंटेंशनली वो गाड़ी किसी को हिट कर जाती है, वो ड्राइवर उसको मारना नहीं चाहता था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। सो वहाँ 302 नहीं लग रहा, 304 लग रहा है। इसी तरह से दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, एक कहीं गिर गया तो उसको चोट ऐसी आ गई वो मर गया। नहीं सर, एक मिनट सुनिए ना, आपने सवाल खड़ा किया इसलिए पब्लिक में कंफ्यूजन जाएगा अगर मैं इसको क्लियर ना करूं तो। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, एक नीचे गिरा और उसको कहीं सिर पे चोट लगी और मर गया। अब उस दूसरे पहलवान पे 302 का केस नहीं बनेगा, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा क्योंकि अनइंटेंशनली वो मर गया। आप जा रहे हैं, आपके वहाँ से पास से एक पत्थर ना आपके पाँव से लग गई पत्थर को, और पत्थर नीचे को चलना शुरू कर दिया और उसकी स्पीड बन गई। नीचे कोई आदमी जा रहा था, उसको वो पत्थर टकरा गया और उस आदमी की मौत हो गई। हर मौत जो है वो कत्ल नहीं होता है। क्या उस मौत को करने वाले के पीछे का सवाल मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि एक शरारती मामला होता है, उसको एक तो मार थी गोली, वो भी 302 हो गया। मेरा कहने का मतलब इस है, और एक आया उसको काट के पीस काट के फेंक दिया, एक आया उसने डंडा मारा सिर में। मैं उसकी वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर 302 में कितनी वेरिएशन है सर? देखिए, कत्ल करना किसी का इंटेंशनली, जानबूझ के किसी को मारना, वो 302 में आएगा। लेकिन मैंने 3 गिनती कर दी सर, इसमें 302 ही लगता है ना। लेकिन बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये नहीं। आपने बाहर कंट्री का कोई कानून नहीं पढ़ा है। नहीं, मैंने हम कानून नहीं पढ़ते जनाब, हम सिर्फ आप लोगों से सीखते हैं सर। यहाँ तक किसी को मारना है, गोली मारी है, या तलवार से काटा है, या कैसे, यही सवाल था। सवाल ये है कि आपकी इंटेंशन थी उसको मारना है, तो आपने कौन सा मेथड इख्तियार किया उसको मारने का, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। पर इरादा आपने किसी आदमी को कहा कि उस आदमी को जाके जहर दे दो, तो वो जो जहर देने वाला है वो नहीं है डायरेक्टली, जिसने उसको भेजा है जहर देने को, वो उसकी इंटेंशन थी उस आदमी को मारने की। कई बार ऐसा है कि हमने किसी रोटी में जहर डाल दिया, एक आदमी को कहा ये रोटी उसको दे दो, उसको पता भी नहीं है कि खा गया, तो कातिल तो मैं हूँ जिसने उसको भेजा। इसलिए पर्दे के पीछे जाना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का नाम है? इसी चीज़ का नाम है इन्वेस्टिगेशन। कि कई बार ऐसा होता है कि जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं होता है। सच के लिए फिर आपको और पर्दे खोलने पड़ते हैं, फिर जाके सच निकालना पड़ता है। तो आप कह रहे थे कि कोर्टों में बहुत सारी तारीखें पड़ती हैं, लंबा हो जाता है तारीख। वो जब तक 20 साल 30 साल जब आपको सच्चाई के पीछे जाना है तो फिर तो तारीखें भी पढ़ेंगी। नहीं तो ऐसा होता है कि वो एक अखनूरी राज की बात सुनी है आपने? नहीं सुनी। वो वकील का रोल है ट्रुथ तक पहुंचना, उस केस में सजा देना नहीं देना वो कानून की बात है, उसने सच्चाई तक जाना है। कई बार ऐसा होता है कि असल मुल्ज़म पुलिस ने पकड़ा ही नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला, और गलत मुल्ज़म को पेश कर दिया जाता है। क्या फिर वकील बैठ के रीजन क्या है सर? नहीं, एक मिनट, क्या वकील उस गलत मुल्ज़म को फांसी चढ़ने दे? उसने सच्चाई तक फिर जाना है कि क्या ये असली मुल्ज़म लाया गया है कि नहीं लाया गया है। तो जिस पर गलत एलिगेशन लगे उसको बचाना भी तो है। इसलिए वकालत जो सब्जेक्ट है वो सच्चाई तक पहुंचने का सब्जेक्ट है, ये इतना आसान नहीं है। सर एक सवाल सर और जनता का रहता है, जो जज की जो अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है वो क्या है सर? जजेस के 3 स्टेजेस हैं रिक्रूटमेंट के। एक तो मुंसिफ बनते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम होता है।
ओपन कंपटीशन होता है। तो उस रिक्रूट में मुंसिफ बनेगा, फिर उसके प्रमोशन के बाद सब जज बनेगा, फिर और प्रमोशन होगी तो सेशन जज बन जाएगा। दूसरा, डायरेक्ट सेशन जज के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है। तीसरा, जो जज की रिक्रूटमेंट होती है वो हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए डायरेक्ट भी होती है, मगर उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होते हैं, उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। वो कोलिजियम का सिस्टम है, रिकमेंडेशन है, उसमें एक लंबी प्रोसेस। कोलिजियम का ही मैं पूछना चाहता, चलो आप कोलिजियम में आ गए। कोलिजियम में उधर भी बोलते हैं जो जजी के जो अपॉइंटमेंट होती है, एक दिन हमने टीवी में न्यूज़ में सुना था, उसकी बड़ी क्रिटिकल, और उसमें भी चाचा भतीजा की भी भर्ती ज़्यादा तौर पे प्रेफरेंस दी जाती। क्या ये बात सही है क्या गलत है सर? देखिए, कोलिजियम पहले होता क्या है, पहले आप ये बात समझ। वो 5 कमेटी होती है, वो 5 मेंबर की क्या है, ऐसे है कुछ? मैं बताता हूँ। उसमें एक चीफ जस्टिस है और उसके जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उसके साथ वाले सीनियर मोस्ट, वो कोलिजियम में आते हैं। और चूँकि दे हैव बीन इन जुडिशरी सिंस लॉन्ग, इसलिए उनके पास वो एक्सपीरियंस है। जब प्रोफाइल आता है वकीलों का जिनको जज बनाना है, तो वो प्रोफाइल चेक किया जाता है। वो प्रोफाइल में सिर्फ जज की नोन होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसने केसेस कंडक्ट कैसे किए हैं, उसकी जजमेंट्स कितनी रिपोर्टेड हैं, कौन से लॉ पॉइंट बहसों में उसने उठाए हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसीडर करके फिर वो रिकमेंडेशन किसी की हो सकती है। ऐसे नहीं होता है कि जज का कोई रिश्तेदार है तो उसकी रिकमेंड कर दे, वो ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद फिर जी न्यूज़ में दिखाया था सर, बहुत जबरदस्त पूरी हिस्ट्री दिखाई थी। अब जी न्यूज़ का तो मुझे पता नहीं है क्या बताया उन्होंने, मगर उसके लिए एक लंबी प्रोसेस। और फिर अगर कोलिजियम को IAS IPS करना तो सेंट्रल लेवल के कितने बड़े एग्जाम होते हैं, लेकिन जजेस के लिए बोलते कोई खासा एग्जाम नहीं होता। ये नहीं, मैंने आपको बताया कि पहले 2 जो एग्ज़ाम हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, जो मुंसिफ है और सेशन जज का डायरेक्ट है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो है, उसके लिए जो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो चीफ जस्टिस ने करनी है होती है बेसिकली, पर चीफ जस्टिस अकेला नहीं करता है, उसकी एक कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन, और उसकी सिर्फ उसकी रिकमेंडेशन से अपॉइंटमेंट नहीं होती है। अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति को करनी है, और उससे पहले गवर्नमेंट को उसकी स्क्रीनिंग करनी है, और गवर्नमेंट का भी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का। ऐसे ही कोई नाम गवर्नमेंट को तो अभी बोलते बैन कर दिया है जज, वो सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाती। वाई आई एम टेलिंग यू कि आप जिन सब्जेक्ट पे आप बहस करना चाहते हो उसके बारे में आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो इसलिए तभी तो सर आपके पास आते हैं इसलिए चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सर हम बेसिक में आ जाते हैं कि हम टैक्स के बारे में बात कर, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात कर रहे थे सर हम। चलो हमारे साथ एडवोकेट सर जुड़ गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे मन के अंदर क्वेश्चन थे और पब्लिक के क्वेश्चन थे, ये हमारे नहीं थे, ये पब्लिक बोलती है और न्यूज़ में भी आते हैं। तो चलो हमारे एक बहुत बढ़िया वकील, बहुत हाई प्रोफाइल वकील हैं, ये एडवोकेट साहब मिले थे। चलिए हम फिर वापस उसी टैक्स में आते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे आप क्या देना चाहते हैं, क्या सही है गलत है। आप सबसे पहले आपका नाम बताएं सर, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। मेरा नाम रमनकांत सिंह मनास है। जी। जो ये टैक्स लगा रहे हैं अब, ये मेरे ख्याल में एक अखनूरी राज होता था, वो वही कर रहे हैं जी। लंबे को देखकर जो फांसी दे देते थे, वैसे ही ये कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, कैसे बना है, कैसे घर किया है। मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों ने ज़मीनें बेची, बेचारों ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने मकान बना लिया। उनके बच्चों को वो सफाई करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए पैसे भी नहीं हैं, वो क्या टैक्स देंगे। इनको ये भी नहीं पता है कि कौन लोग क्या है क्या नहीं है। खुद जो है, अब मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले, अब गाड़ी ली है उसने, मेयर ने 35 लाख रुपए की गाड़ी ली है। उसकी कौन सी कैपेसिटी है 35 लाख रुपए, किसने दी उसको, कौन सी उसने पावर यूज़ की है। उसमें कौन कौन लोग थे जो कहते हैं कि 35 लाख रुपए की गाड़ी ले ले, कैसे ले? सब करप्शन के पैसे। करप्शन क्या होंगे,
लेकिन जो है ना, ये हमारा जो समाज है, इसको त्रुटियां इतनी आ गई हैं जिसका हिसाब कोई नहीं, देखते कुछ नहीं है। पुलिस हमारी आप देख ले रहे हैं, और बाकी इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट करने लगी तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने किया? जो बड़े बड़े माफिया है उनको बचा लिया और छोटे मोटे जो गिरा दिए। यही बात है ना, इंसानियत की बू नहीं रही है। अब क्या सही बात है गलत? जैसे बिल्कुल सही बात है, इंसानियत की बू नहीं है। जो भी आता है वो अपने लिए आता है, किसी का कोई नहीं सोच रहा है। अब जो गवर्नर साहब हैं हमारे, इनके पास कहीं लोगों ने कहीं रखे, लेकिन उनका पैगाम जो वही आता है जो मतलब जो चंद जो है हमारा जो है, मेरे जम्मू में कोई मुझे कोई लीडर बता दो, छोटी सी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते जी। इन्होंने क्या किया हुआ है? कोई कहता है कि आप रैना साहब बोलते हैं मैं इतने बैठा है चिंता की करते हो। और रैना साहब क्या है, साला भौंकता है, और क्या है उसके पास? कोई काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, कोई समस्या का हल करता है? एक समस्या का हल किया है जो जम्मू के लिए, मुझे बता दे वो। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के तो सवाल जवाब नहीं देता हूँ। मैं खुद जो है ना एक स्वयं सेवक था, मैं भी उन लोगों से तंग आ गया हूँ। स्वयं सेवक का काम क्या होता है? पाप करना पाप है तो पाप सहना पाप है। वो करता है, वो रोज का 10 पाप करता है, सहन हम लोग कर रहे हैं। उसने जो भी जितने जो हमारे लीडर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अब जो है किसी की ट्रांसफरेंस, बेचारे कई लोग खज्जल हो रहे हैं, टीचरों के है 2-2 लाख रुपये लेता है एक टीचर पढ़ाने वाला, क्या करेगा वो देश का? उन लोगों से ऐसे लोग जो आगे हैं, पिछले दिनों जो है ना कमिश्नर सेक्रेटरियों का राज है, कोई नहीं पूछता उनको। गवर्नर साहब के सब बाहर के हैं, सब बाहर के हैं, सब बाहर के हैं, और जम्मू कश्मीर का कोई सेक्रेटरी हम एका दुक्का है सर? कोई एक दुक्का जो है उनको कोई पूछता ही नहीं है। उनकी पावर चीज है, पावर उनको पूछता ही कोई नहीं है। जो बाहर के आते हैं लूट के ले जाएंगे, और जम्मू वाले हैं हम कह रहे हैं कि हमने यूटी बना दिया। क्या यूटी है? यूटी का क्या मतलब था? हमारे राजा महाराजे यूटी के बाद नहीं, देखो हमारा जो है अभी टूल टैक्स आ गए, वाइन शॉप आ गई। हाँ, अब पिछले दिनों युवा मोर्चा के हमारे जो लड़के थे उन्होंने अच्छा काम किया। अब मैं उनसे भी विनती करूंगा कि वो आगे आए। इनके जो है ना ये लीडर जो हैं, यूथ चाहे कोई किसी किस्म का भी हो, ये नहीं है कि शेरे राजपूत ही हूँ, यूथ जितने भी आगे आए। समस्या कितनी खड़ी हो गई है, शरेआम जो है कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पता चल रहा है? हमारी CID कहाँ है, CBI कहाँ है, RA कहाँ है? इन लोगों को पूछना चाहिए। रोजाना जो है ना कितने केस जो आते हैं, मतलब कि इतना ग्राम पकड़ा, कैसे आया, कहाँ से आया? कुछ समस्या का चलिए शुक्रिया सर। चलिए एक हमारे और भी माने जाने व्यक्ति हैं जो कि लीडर भी हैं, और सर आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। और आप हमारा दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें, और साथ प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप ही अपना 2 शब्द रखें, क्या ये सही है कि गलत है? मेरा नाम शंकर सिंह चिब है, और मैं आम आदमी पार्टी से भी हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आज पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोगों ने इसको नकार दिया है। आपने देखा कि कल जो इसके ऊपर जम्मू बंद की कॉल भी दी गई थी, और पूर्ण रूप में जम्मू जो कल बंद था, लोग इसके पूर्ण रूप से नहीं था सर। इतना देखिए, जो लीडर पॉलिटिकल सच बोला से पहाड़ी एक्सप्रेस पूर्ण रूप से बंद नहीं था, और थोड़े देर के 2-3 घंटे के लिए बंद रहा। ये कहना चाहता हूँ कि लगभग जो लोग, किसी को ज़बरदस्ती तो बंद करने की कॉल नहीं थी, अपनी मर्जी से काफ़ी लोगों ने बंद किया था। जो सिटी थी वो बंद थी, और जो गांधीनगर में 2-3 घंटे रहा, बाकी कहीं। अगर हम कहेंगे कि रूरल एरिया में या कहीं आउटसाइड एरिया में वहाँ पर छोटी मोटी दुकानें खुली थी, तो उनकी कोई चर्चा में नहीं आता है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर हर एक जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो इसके विरोध में है। वो नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पर्सनल है हर एक की। सरकार ने उसको बनाने के लिए तो कोई योगदान दिया नहीं है। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन टू ओनर राइट दिया है, तो वो किस बात का राइट है कि उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी? किस हिसाब से लगाएगी? क्या राइट बनता है इनका? तो हम चाहते हैं कि ये सरासर गलत हो रहा है, ये तानाशाही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। ये जम्मू के लोगों के ऊपर एक अंतिम सवाल रहेगा। चलो उसके लिए तो एडवोकेट सर ने बहुत क्लियर कर दिया टैक्स को लेकर के। अभी अंतिम सवाल है कि आम आदमी पार्टी जहां जम्मू कश्मीर से लुप्त होती जा रही है, क्यों?
नहीं, आम आदमी पार्टी जो है ये एक नेशनल पार्टी है, इसका जो पूरा तरीकाकार बहुत है, सारे लीडर छोड़ दिया सर। आप ये सवाल नहीं, ये जवाब नहीं देना कि कोई आया गया राम आया गया हर पार्टी में, ऐसे नहीं सर। अगर बताना है पहाड़ी एक्सप्रेस, हम पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी लोगों को क्या होता है कि सच बताना होता है। अगर झूठ बोलेंगे तो वो फिर नाराज हो जाते हैं सर। जो आया था ना, वो आया ही जाने के लिए था। नहीं आप है, मुझे वही बात नहीं, ये तो आप- बहुत नीचे बात नहीं, बिल्कुल। वो जो पार्टी में है उनमें से कोई भी नहीं गया है, लेकिन जो आए थे वो ही चले गए हैं। वो अपनी और 4-4 लाख रुपए आपका आउटस्टैंडिंग बिल और दफ्तर क्लोज हो गए, ये क्या है? दफ्तर जो हमारा क्लोज नहीं हुआ, दफ्तर जो 1 साल के लिए 4-4 लाख आउटस्टैंडिंग बिल चल रहे हैं सर। देखिए, ये उसके जो रेंट डीड होती है, सिसोदिया जी एक आप साल के- अंदर एक चले साल गए, के जेल में लिए- चले गए सर, क्या हो रहा है ये? सिसोदिया जी के ऊपर जो केस चल रहा है, जो फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। कितना दूध है, कितना पानी है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। नहीं, इसमें बहुत बेफुट में चले गए सर, जनता कह रही है। जनता तो जनता ही सरकार कह के रही है। खिलाफ भी सब कुछ कह रही है। जनता तो सरकार के भी लिए कह रही है। नहीं, और जनता जब सुन रहा जब भी हम किसी आम आदमी पार्टी का लीडर का कभी न्यूज़ लगाते हैं तो मैं मतलब मुश्किल से 1000 व्यूज़ नहीं आता, लेकिन लोग देख नहीं रहे। ये मानना पड़ेगा आपको, लोगों को, ये मीडिया की बात है, मानना पड़ेगा आपको। नहीं, जनता गुमराह हो चुकी है। जनता को सही रास्ते पे लाने के लिए ही आम आदमी पार्टी जो वजूद में आई है, और आम आदमी पार्टी का एक ही फंडा है कि जो आम लोग हैं उनकी बात को आगे रखा जाए। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, लेकिन बातचीत बहुत सारी लंबी होगी। मैं सभी जो टीम थी हमारी, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।